तो कैसे हैं आप लोग? एक ले ऑल सेट। तो हम लोग पहुंच गए थे, मेरे ख्याल से आर्यन समाप्त हो चुकी थी, सीरीज चल रही थी ना। सीरीज में ग्राफ भी हो गया था, खत्म हो गया था, पैरेलल शुरू करना था। तो ये पहली बात तो काइनेटिक्स का रिमेनिंग पोर्शन जो रह गया जरा सा खत्म होगा पहले। तो जो लोग ये रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, केमिकल काइनेटिक्स लास्ट लेक्चर, सब टॉपिक पैरेलल रिएक्शन, डेरिवेशन ऑफ आर्यनियस, then solution. AV clear, then thickness check, slide move on. Parallel reaction. देखिए पैरेलल रिएक्शन के अंदर जब आप रिएक्शन कराते हैं तो कुछ अलग मामला है इसमें थोड़ा सीरीज से। तो जैसे यहाँ पे एक रिएक्टेंट इससे बी बन रहा है, इधर सी बन रहा है। ठीक है, तो ये K1 रहेगा, यहाँ पे K2 रहेगा। अब देखिए सबसे पहले किसको क्या पता है ना, इस पे चर्चा करते हैं, उसी से काइनेटिक्स निकलेगी ना। तो बी को क्या पता है? बी को पता है कि उसको बनाने वाला ए है। अच्छा, पहली बात, ये कैसी रिएक्शन है? ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना। पैरेलल नहीं बोलना, पैरेलल तो लिखा है ऊपर। जिनके मुंह से भी पैरेलल निकला वो लोग पहचाने अपने आप को ना, दीवार पे लिख दे सन 2022 सी। तो देखिए ये, तो यहाँ पे क्या होगा, बी को क्या पता है? बी को ऐसा लगता है कि उसको बनाने वाला ए है। क्या उसको सच पता है? यस, उसको बनाने वाला ए ही तो है। सी को क्या पता है? सी को पता है कि उसको बनाने वाला ए। क्या सी को भी सच का पता है? बिल्कुल। लेकिन बी को सी का सच नहीं पता और सी को बी का सच नहीं पता। समझ पा रहे हैं? तो सच वो होता है जो हमें पता होता है, हमारा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पूरा सच हो। मैंने आपसे कहा ना, हर आदमी का सच अलग होता है। ए को क्या पता है? ए को सब पता है। ए को ये भी पता है कि वो बी को भी बना रहा है और साथ में सी को भी बना रहा है पैरेलली। असली खिलाड़ी कौन है? 2022 सी 2023 सी प्लस प्लस। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है मेरे दोस्त, पहली चीज। और एक को ज्यादा जानकारी है तो जो आपकी काइनेटिक्स आएगी कि वो सबसे बड़ी आएगी। तो पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर हम माइनस डी ए बाई डी टी निकालेंगे प्लस डीबी बाई डी टी निकालेंगे और प्लस डीसी बाई डी टी निकालेंगे, तो इनकी वैल्यूज क्या क्या आएंगे? तो सबसे पहले सी की बात करें तो सी के बनने की रफ्तार क्या है? सी को पता है कि वो इधर से बन रहा है ना। और ये कैसी रिएक्शन है? ये एलिमेंट्री है, देखिए सिंगल स्टेप। जैसे कि ये एलिमेंट्री है, ये भी एलिमेंट्री है, ये भी एलिमेंट्री है, ये पूरी कॉम्प्लेक्स
है ना। तो सी को क्या पता, सी को सिर्फ इतना पता है। इसको देखिए और बताइए, ऑर्डर को मॉलिक्यूलरिटी के बराबर मानते हुए एलिमेंट्री के लिए आप डीसी बाई डी लिखें। तो बताएं डीसी बाई डी क्या लिखेंगे, K2 इंटू ए टू द पावर 1। समझ पा रहे हैं, K2 इंटू ए टू द पावर 1। डीबी बाई डी क्या लिखोगे भी, K1 इंटू ए टू द पावर 1, क्योंकि उसका सच ये है, K1 इंटू ए टू द पावर 1 ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर। उसके बाद ये बताओ कि माइनस डी ए बाई डी टी को क्या लिखोगे। इसको ज्यादा पता है, ज्यादा जानकारी है, इसको सारी बातें पता है। तो इधर भी खत्म हो रहा है, इधर भी खत्म हो रहा है। तो इधर किस रफ्तार से खत्म हो रहा है, K1 है। इधर किस रफ्तार से खत्म हो रहा है, K2 है। तो लिख दो, एक तरफ खत्म हो रहा है K1 ए टू द पावर 1, दूसरी तरफ खत्म हो रहा है K2 ए टू द पावर 1, और दोनों तरफ खत्म हो रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे और नेट आंसर आएगा। जोड़ क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ खत्म ही हो रहा है। पिछली बार घटाया क्यों था, क्योंकि एक तरफ बनता तो फिर वो आगे चल के खत्म होता था, याद है। तो इस बार देखिए ये इधर भी खत्म हो रहा है, उधर भी खत्म हो रहा है, तो नेट में खत्म होने की रफ्तार लिखना है इसकी, ओवरऑल खत्म होने की ये रेट है। इनके पहले प्लस क्यों लगाया, क्योंकि इनके आगे कोई है ही नहीं बनने वाला, तो ये सिर्फ खुद बन सकते हैं, किसी और को नहीं बना सकते। तो जाहिर सी बात इनके बनने की रफ्तार ही लिखेंगे। इक्वेशन 3 तैयार है, क्लियर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आपके पास 3 इक्वेशंस तैयार हैं तो इन तीनों में रिलेशन निकालिए। इन दोनों को जरा जोड़ के देखो, ये वाला आ रहा है क्या इधर तो दिख नहीं रहा, इधर जोड़ना है इसे। K1 ए प्लस K2 है, जोड़ोगे तो ये वाला आ रहा है, देखो K1 ए प्लस K2। क्लियर है। तो बताइए इसका मतलब डीसी बाई डी और डीबी बाई डी को जोड़ दें तो माइनस डी ए बाई डी आ जाएगा। ऐसा ठीक है। आपको क्रॉस चेक करना है कि ये जो काइनेटिक्स लिखी है सही है गलत है। चेक करने के लिए आपको एक ही रास्ता है, मोल कॉन्सेप्ट। चेक करो, मान लेते हैं कि इसकी 5 मोल ले लिया आपने t इज इक्वल टू 0 पे ना, और t इज इक्वल टू 0 पे 5 मोल डाल दिए इसके। कुछ समय बाद जब आप लौट गया t इज इक्वल टू T1 पे आपने चेक किया, तो मान लें इसके 5 में से पूरे 5 मोल चले गए। जैसे ही खबर मार्केट में फैलेगी कि ये कि 5 मोल चले गए, तो बी तुरंत क्या सोचेगा, बी अपने गलियों में बताना शुरू कर देगा मेरे 5 बनने वाले हैं। क्यों, क्योंकि उसको ये गलत फहमी है कि ए सिर्फ उसी को बनाता है, सी कहीं किसी दूसरी गली में खुद भी चिल्ला रहा होगा सेम बात कि मेरे भी 5 बनने वाले हैं, क्योंकि यही गलत फहमी सी को भी है। समझ पा रहे हैं। तो ए के 5 जाने की खुशी में तुरंत ही दोनों चिल्लाने लगते हैं अपनी अपनी जगहों पे कि मेरे 5 आने वाले हैं, मेरे 5 आने वाले हैं। दोनों के 5 तो आ ही नहीं सकते मेरे दोस्त, 10 तो गए नहीं है। समझ रहे हैं। तो दोनों के 5 कैसे आ सकते हैं, 10 तो गए नहीं ना, और जब 10 गए नहीं तो 5 कहां से आएंगे दोनों के। तो खुलासा तब होता है जब इसके बनते हैं 3, तो इसको समझ में आ जाता है कोई 2 भी है। इसके जब 3 बनते हैं तो इसको समझ में आ जाता है कोई बी को समझ में आ जाता है कोई सी भी है, और जब सी के 2 बनते हैं तो सी को समझ में आ जाता है कोई बी भी है। समझ पा रहे हैं। तो ये रेट कांस्टेंट K1, ये रेट कांस्टेंट K2, इस तरीके से दोनों के एक दूसरे के बारे में पता लग जाता है। उसके बाद आप जब चेंज इन ए निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0, इनिशियल 5, 0 माइनस 5, बड़ा चेंज है डेल्टा लगा लो। 0 माइनस 5 तो माइनस 5 लिखते हैं सीधे। बी में क्या चेंज है भाई, फाइनल 3, इनिशियल 0, 3 माइनस 0 प्लस 3। सी में चेंज होता हूं, फिर सी में चेंज होता तो सी क्यों होता, तो 2 माइनस 0 प्लस 2। अब इन तीनों को यहां पुट करो
और चेक करो। चेक कैसे करते हो समझते हो? जैसे इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे डीबी की, डेल्टा बी मान लो, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे +3, dt dt कट जाएगा तो सेम है। यहाँ डीसी की वैल्यू पुट करो, कितनी है? +2। फिर क्या करोगे? इक्वल लगा दोगे पहले ही। तो चेक क्या कर रहे हो? फिर पहले इक्वल लगा दोगे, तो इन दोनों को पहले जोड़ो इधर, कितना आया? 5। इससे कहो तुम जस्ट वेट, आई एम जस्ट कमिंग, कहीं जाना मत जब तक मैं लौट के ना, इस टाइप से कह के इसको चले जाना। फिर इधर आओ, यहाँ पे डिफरेंशियल है या डेल्टा है जो भी आएगा उसकी वैल्यू पुट करोगे, उसकी वैल्यू -5, माइनस पहले लगा हुआ तो माइनस ऑफ -5। फिर इसको देखो, तुम कितने आए? 5। फिर से कहो कि तुम्हें तुम्हारे एक पुराने दोस्त से मिलवाता हूं, तो ऐसे करना। फिर देखो तुम दोनों आंखें खोलो एक दूसरे के सामने, तो कहेगा तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, हम दोनों बराबर हैं, तब इक्वालिटी लगेगी। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जो है नाटकीय मोड़ लेते हुए रोमांच के साथ दोनों इक्वल एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, और इससे साबित हो जाता है कि ये दोनों सेम सेम है और ये दोनों सेम सेम। इसका नहीं काइनेटिक्स बिल्कुल सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बात समझ में आ गई? अब इसमें हो सकता है कि एक रेट कांस्टेंट ज्यादा हो, है ना? इसके 3 क्यों बने? मान लीजिए आपके मन में सवाल उठता हो कि इसके 3 क्यों बने। सी मान लो, जब सी को बी के बारे में पता चला तो सी ने सवाल किया ए से कि बी के 3 क्यों बने, हमें ऐसी क्या कमी थी? समझ रहे हैं? तो ए कहता है उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा था, ए कहता है मेरे दोस्त का रेट कांस्टेंट ज्यादा था। तो सी कहता है कि अगर मेरा रेट कांस्टेंट कल को ज्यादा हो जाए, तो ए कहता है फिर तुम भी बन जाओगे। थोड़ी है चले, इसका मतलब बी कोई भी बन सकता है। आइए बढ़े। पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन के अंदर ग्राफ बनेगा, और अब आपको कुछ छुपते सवालों का सामना करना होगा। जैसे सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है, चेक करिए। सीरीज में जब आप काइनेटिक्स लिखते थे तो यही काइनेटिक्स आती थी सीरीज में भी, है ना? पैरेलल में भी यही काइनेटिक्स आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि एकदम सेम आंसर सीरीज में भी आया था, एकदम सेम आंसर पैरेलल में भी आ रहा है, तो फिर क्या सीरीज और पैरेलल दोनों एक ही हैं? और अगर दोनों एक ही हैं तो फिर 2 बार अलग अलग क्यों पढ़ा है? अब आप कहेंगे नहीं दोनों अलग अलग है, तो कहेगा दोनों अलग अलग है तो फिर सेम आंसर क्यों आ रहा है? समझ पा रहे हैं? तो दोनों तरीके से फंसा देगा आपको। तो अगर लॉजिक समझ पाए, ये देखिए फाइनल रिएक्शन ये सेम दिया, इसको देख के पूछेगा आपसे कि सीरीज और पैरेलल क्या सेम चीजें हैं? ये तो सेम आ रहा है। तो अगर आप कहते हैं ये सेम है, तो कहेगा अलग अलग क्यों पढ़ा है फिर ये सब? कहेंगे नहीं सेम नहीं है, तो कहेंगे सेम आंसर क्यों आ रहा है? तो आप कहेंगे इधर आइए फिर थोड़ा सा। इधर जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो एक ग्राफ ए का बनेगा, एक ग्राफ बी का बनेगा, एक ग्राफ सी का बनेगा। तो मान लीजिए ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। दूसरा ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है, तीसरा ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है। आपको बताना ये है कि कौन सा किसका हो सकता है। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो बताइए जो लगातार डिक्रीज हो रहा है वो किसका ग्राफ है? जो नीचे की तरफ जा रहा है वो ए का ग्राफ है। जो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि बी और सी के ग्राफ है। जिसका ग्राफ ऊपर होगा वो बी होगा, क्योंकि उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा है। और मैंने आपसे कहा ना बी कोई भी हो सकता है, तो हर बात का मतलब है, समझ पा रहे? जब मैं आपसे कह रहा हूं कि बी कोई भी हो सकता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा इसी का ग्राफ ऊपर होगा। ये तभी तक भी है जब तक इसका K1 उसके K2 से बड़ा है, और बी कोई भी हो सकता है। हेलो गाइज, सवाल लिखेंगे? सुबह सुबह कठिन बातें करता है आदमी, है दिमाग को चूस लेता है मेरे पूरे। ऑफलाइन में जब मैं क्लास लेता तो लोग बाहर निकल खाना खाना शुरू कर देते थे,
नाश्ते के वक्त पे खाने की भूख पैदा हो जाती थी उनके अंदर। अब देखिए यहां पे क्या है, ये रिएक्शन है, आपको बताना है परसेंटेज ऑफ बी फॉर्म कितना होगा, प्रतिशत बी कितना बनेगा, ये कैसे निकाला जाए। तो प्रतिशत बी निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, बी कितना बना डिवाइड बाय, बी कितना बना सी कितना बना इंटू 100। ठीक है, तो अगर आप ऊपर डिवाइड करते हैं टाइम, देखिए टाइम ये समझ में आ गया, बी कितना बना अपॉन बी प्लस सी कितना बना इंटू 100, यही परसेंटेज ऑफ बी है। अब अगर दोनों में टाइम इंटरवल सेम लगा तो dt dt डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहां लिख दो db बाई dt, नीचे भी ऐसे डिवाइड कर लो dp बाई dt प्लस dc बाई dt इंटू 100। अब बताओ dp बाई dt की वैल्यू क्या लगाओगे, k1 है, dc बाई dt की वैल्यू k2 है, पीछे पता है आपको इक्वेशन देख चुके हो। तो ये सब रटने की जरूरत पड़ रही है, फिर सीधे काइनेटिक्स समझ में आ रही है आराम से। देखिए ये सब क्या बिना आप याद किए हुए लॉजिक से लिख सकते हैं वहां पे। सबसे बड़ा आंसर किसका आएगा, ए का जिसको ज्यादा बातें पता है। पिछली बार बड़ा आंसर किसका आया था, बी का जिसको ज्यादा बातें पता है। इस बार प्लस है, उस बार माइनस है, क्यों है समझ पा रहे हैं। कई लोग यही रटते रहते हैं कि पैरेलल में प्लस होता है सीरीज में माइनस होता है। लॉजिक समझो ना, ए लगातार देखिए यहाँ खत्म ही हो रहा है, जब दोनों जगह खत्म हो रहा है तो जितना खत्म हो रहा है जोड़ देंगे, इधर कितना खर्चा किया प्लस इधर कितना खर्चा किया, दोनों का खर्चा जोड़ दो, नेट खर्चा आ जाएगा। उधर चल रहा था पिछले वाले सवाल में बी बन रहा था, फिर आगे चल के खर्चा कर रहा था, तो जब बन रहा था तो फिर वो बनने की रफ्तार माइनस खत्म होने की रफ्तार आप माइनस कर रहे थे, लॉजिकल बात है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल जब आपको आपके सामने है तो ये प्लस माइनस साइन देख करके भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ प्लस आता है वहां माइनस आता है सीरीज में। आगे बढ़ो। हाँ एक और मुद्दे की बात कि सीरीज और पैरेलल अलग अलग है या सेम है, उसका डिस्कशन अगर आप ध्यान से देखें तो हो चुका है। बताइए ए का ग्राफ अलग है, बी का, ए और बी और सी के ग्राफ में क्या कुछ अंतर आया है, जैसा ग्राफ सीरीज में बना था क्या हूबहू सबके ग्राफ वैसे ही यहां भी बने, नहीं, चेक करिए अंतर आया। इसका मतलब खेल अलग है, ये खेल अलग है और वो खेल अलग है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, दोनों खेल अलग अलग इसलिए आप साबित कर सकते हैं क्योंकि देखिए ये जो आंसर आ रहा है, ये आंसर ये भी चेंज हो रहे हैं और ये भी चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब तीनों अलग अलग है। और जब तीनों अलग अलग हैं तो ग्राफ भी अलग अलग हैं, इक्वेशन भी अलग अलग है, इसका मतलब सीरीज अलग है, पैरेलल अलग है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, फाइनल रिजल्ट क्यों सेम आया, वो अगला सवाल आपसे पूछेगा कि फिर ये सब तो ठीक है अलग अलग है, तो ये क्यों सेम आ गया। तो आप कहेंगे देखिए पिछली बार भी बी और सी को बनाने वाला ए ही था, इस बार भी बी और सी को बनाने वाला ए ही है। पिछली बार देखो ऐसे हो रहा था ना, ए से बी बन रहा था, बी से सी बन रहा था, तो बी और सी को बनाने वाला पिछली बार भी ए ही था और बी और सी को बनाने वाला इस बार भी ए ही है। तो बी और सी को बनाने वाला दोनों बार ए ही था, बस कभी कभी बी और सी को इस बात का पता होता है और कभी कभी नहीं होता है। लेकिन सच ना पता होने से सच बदल थोड़ी जाता है, समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहां भी बी और सी को बनाने वाला कौन था, ए। यहां भी बी और सी को बनाने वाला कौन है, ए। यहां बी और सी को ये बात पता है, वहां नहीं पता थी। वहां किसको नहीं पता थी, बस सी को नहीं पता थी कि उसको बनाने वाला है, क्योंकि बी ने कभी उसको बताई नहीं। लेकिन सच ना पता होने से सच बदलता नहीं मेरे दोस्त, इसलिए कोशिश करिए पता कर लीजिए, क्योंकि वो बदलेगा तो है नहीं। पता चल जाएगा तो थोड़ा तकलीफ कम हो जाएगी। इधर आइए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे आप k1 है, नीचे आप लिखेंगे k1 अपॉन k1 प्लस k2 है। ठीक है, ए से कट जाएगा और ये फाइनल आंसर है। तो देखिए फाइनल आंसर आएगा k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू 100।
सी फॉर्म जो आएगा वो क्या आएगा, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। बराबर, दोनों को डिवाइड कर दो। परसेंट ऑफ बी अपॉन परसेंट ऑफ सी फॉर्म, आंसर आएगा K1 अपॉन K2। बराबर, इनको डिवाइड करो तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कटा, ये कटा, K1 बाई K2। ये बताइए, इससे एक बात और समझ में आती है कि K1 K2 में जो बड़ा होगा उसका प्रतिशत ज्यादा होगा। अगर K1 बड़ा है तो इसका ज्यादा बनेगा, K2 बड़ा है तो इसका ज्यादा बनेगा। आगे बढ़ो, सवाल लिखो भैया। करो, जिसका था अंगूठे दिखाते जी। पचपन %। देखिए क्या करेंगे, परसेंट ऑफ बी फॉर्म कैसे निकालेंगे, देखिए चेक करिए। बी कितना बना भाई, 3 मोल है ना। बी और सी मिलके कितने बने, 5 मोल। तो ऊपर लिखेंगे 3, नीचे लिखेंगे 3 + 2 5 इंटू 100, 3/5 इंटू 100, 60%। और अगर बी बना 60% कह रहे सी भी निकालोगे क्या इस तरीके से फिर हैं? सी सीधे हो जाए 40%, 60 वो ले गया तो 40 ही ले गया होगा। अब बताओ, परसेंट ऑफ बी और परसेंट ऑफ सी का रेशियो बढ़ा गया आपको। K1 बाई K2, और ये आ गया 60-40। 60-40 मतलब 3-2, 2K1 इज इक्वल टू 3K2। क्लियर?
अरे ठीक है, 7 नंबर पे हो, एक और लो भी। ये लगाओ और निकालो, हिंट भी ले लो। किसका होता है अंगूठे देखो। चेक करो भाई, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100 लगाएंगे तो K1 की वैल्यू ये लगा दो, नीचे K1 प्लस K2 की वैल्यू लगा दो। सॉल्व करो इसको, 10 टू द पावर -3 कट जाएगा, %, ये बन जाएगा 2/5 इंटू 100, 40%। तो यहां से जो B बना है वो 40% बना है, तो C कितना बनेगा 60%। खत्म है। छोड़ो ये समझ में आ गई बात। तो ये दो वेरिएशन समझ में आ गई, एक में K1 K2 आपको देगा, सवाल लगाना होगा, दूसरे में डेटा देगा मोल का, K1 K2 में रिलेशन निकालना होगा। यही दो वेरिएशन होते हैं। अब इस सवाल को जल्दी निपटाया जा सकता था कि ये सब करे बिना। 8 नंबर पे आओ। जी क्या कहता है, अगर आप परसेंट ऑफ बी परसेंट ऑफ सी देखना चाहते हैं तो दोनों डिवाइड करके लिख दो सीधे ऐसे डायरेक्ट। बताओ दोनों का रेशियो क्या आएगा, K1/K2, और K1 K2 का रेशियो आप यहां से देख सकते हैं। देखिए ये तो कॉमन है, 10 टू द पावर -3, तो क्या रेशियो है 2:3। तो सीधे रेशियो से बात कर लो, K1 K2 का रेशियो है 2:3। करे फिर अब आगे 2:3 को लिखने के बाद दोनों को जोड़ दो, 2 + 3 कितना 5, तो यहां लिख दो 2/5, यहां लिख दो 3/5, फिर दोनों में 100 मल्टीप्लाई कर लो, यहां भी और यहां भी, ऊपर वाला 40 नीचे वाला 60। हेलो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। समझ पा रहे हो? करें और तेज खेल सकता हूं क्या मैं, थोड़ा एडवांस पे आइए थोड़ा सा। देखिए दोनों का रेशियो कितना है 2:3 है ना। तो अगर दोनों में रेशियो 2:3 है तो तुम 2 तो मैं 3, तुम 20 तो मैं 30। अभी नहीं, क्यों अभी क्यों नहीं, अभी क्या करें, टाइम नहीं हुआ। इन दोनों जोड़ो कितना आ रहा है 50,
परसेंटेज का समेशन 100 होना चाहिए, दो ही लोग हैं, समझ रहे हो? तो ऊपर 20 तो नीचे 30, तो ऊपर 40 तो नीचे 60, रेशियो ही तो है ये आंसर। तोड़िए, समझ में आया तो तोड़िए, नहीं तो अपना टेस्ट चेंज कीजिए, आपका टेस्ट खराब है, चीज तो तगड़ी है। या गॉट इट गाइज। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे 9 नंबर पे है। रेट लॉ ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे आप कोई लेते हैं, मान लीजिए H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI, ये के फॉरवर्ड, ये के बैकवर्ड, ठीक है। पूछा जाएगा कैसी रिएक्शन है, तो कोई मुझे कैसी हो तो क्या बताओगे? तो कहोगे कॉम्प्लेक्स हो। कह रहे मेरे को सिंपल चाहिए, शुरुआत के लेक्चर में जाओ। तो बताइए ये कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स है तो देखिए इसमें दो स्टेप, मल्टी स्टेप, एक आगे जाने वाला स्टेप और एक पीछे आने वाला स्टेप। आगे जाने वाला स्टेप कौन सा भी? H2 plus I2 gives 2HI with rate constant KF। पीछे आने वाला 2HI gives H2 plus I2 with rate constant KB। दो स्टेप। अब आपसे कहता है कि नेट रेट समझाओ। नेट रेट कैसे डिफाइन करेंगे? आर फॉरवर्ड माइनस आर बैकवर्ड, रिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक है। फिर अगर आपसे कहता है कि रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड से बड़ा है तो क्या होगा? रेट फॉरवर्ड अगर रेट बैकवर्ड से छोटा है तो क्या होगा? रेट फॉरवर्ड अगर रेट बैकवर्ड के बराबर है तो क्या होगा? देखिए रेट फॉरवर्ड अगर रेट बैकवर्ड से बड़ा होगा तो नेट रेट पॉजिटिव हो जाएगा, इनका डिफरेंस। अगर आरएफ छोटा है तो नेट रेट नेगेटिव हो जाएगा। अगर आरएफ आरबी के बराबर है तो नेट रेट 0 हो जाएगा, समझ रहे? तो जब नेट रेट 0 हो जाता है तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब देखिए काइनेटिक्स का अंत हो रहा है और इक्विलिब्रियम शुरू हो रहा है, समझ रहे? देखिए काइनेटिक्स चल रही थी, अब काइनेटिक्स में रिवर्सिबिलिटी आई और रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से फिर दो रेट आए और वो रेट जब इक्वालिटी पे आएंगे तो काइनेटिक्स का अंत होगा और इक्विलिब्रियम की शुरुआत होगी। तो शुरुआत का अंत अच्छा होता है कि अंत की शुरुआत? ये जानने के लिए आपको अंत को अंत तक देखना पड़ेगा। आइए समझें 10 नंबर। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको इसका काइनेटिक्स को समझाना है। तो आप पहली बात तो यहाँ पे नेट रेट डिफाइन करेंगे क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों प्रकार के रेट होते हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, क्योंकि रिएक्शन जो साइमल्टेनियसली आगे भी जा रही होती, पीछे भी आ रही होती।
तो ये दोनों रेट मार्केट में होंगे, आपको नेट रेट डिफाइन करना पड़ेगा। इसके पहले जो आप रेट डिफाइन करते थे, है ना, वो सिंपल एक डायरेक्शन का रेट डिफाइन करते थे, क्योंकि एक ही तरफ रिएक्शन जा रही थी। इस बार आपको नेट रेट डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब जहां पे आप रेट लॉ लिखेंगे, वो रेट लॉ वाला पोर्शन, उसमें जहां पे आप आर लिखते थे ना, आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, वो आर नहीं, अब आर नेट बन जाएगा। फिर जब आप बाकी सब वैसे लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे, बताओ यहाँ कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 1, तो रेट एक्सप्रेशन जैसे लिखते थे, -1/1 ds2 by dt, -1/1 di2 by dt is equal to 1/2 dhi by dt। ठीक है, तो ये, अब इसमें ध्यान दीजिए, ये क्या है, नेट रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी क्या है, नेट रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी नेट रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी नेट रेट ऑफ रिएक्शन है। पर एंटिटी पे डिफाइन करते थे रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम आगे बढ़िए। तो नेट रेट को आप डिफाइन कर चुके हैं जब, आर फॉरवर्ड माइनस आर बैकवर्ड। तो एक और काम कर लें, आर फॉरवर्ड कैसे लिखोगे बताओ, यहाँ पे केवल आगे वाली रिएक्शन को देखो, पीछे वाली को छोड़ दो। मान लो रिएक्शन होती है 1H2 + 1I2 गिव्स 2HI और रेट कांस्टेंट है KF। कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री। फॉरवर्ड स्टेप तो एलिमेंट्री है ना, तो फॉरवर्ड स्टेप अगर एलिमेंट्री तो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर, रिएक्टेंट ये दोनों है, तो इनकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो ऑर्डर होगी, दोनों सेम हो जाएगी, 1-1। तो बताएं रेट फॉरवर्ड कैसे लिखोगे, फॉरवर्ड का रेट लॉ कैसे लिखोगे, के फॉरवर्ड, ये क्या लिखे हैं, फॉरवर्ड का रेट लॉ RF। यहां 2 बार आपको रेट लॉ लिखना पड़ेगा, एक पहले फॉरवर्ड का और फिर बैकवर्ड का, क्योंकि 2 रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। तो KF H2⁻1 I2⁻1, ये कौन सा रेट लॉ हो गया, फॉरवर्ड। अब बैकवर्ड का रेट लॉ कैसे लिखोगे, तो बैकवर्ड रिएक्शन को पढ़िए ध्यान से, ऐसे हो रही देखिए, 2HI गिव्स 1H2 + 1I2 विद रेट कांस्टेंट KB। तो रिएक्टेंट ये हो गया, तो क्या लिखोगे, KB × HI⁻2, बराबर। ये हो गया फॉरवर्ड का रेट लॉ, ये हो गया बैकवर्ड का रेट लॉ, दोनों में को माइनस शिफ्ट करेंगे तो उससे नेट रेट लॉ निकलेगा। तो ये नेट रेट लॉ है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको नेट रेट डिफाइन करना होता है। सारी बातों को कनेक्ट कर दें, देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है रेट एक्सप्रेशन, और ये इसके बराबर भी है, तो ये सब आपस में बराबर है, बराबर। तो इन सबको बराबर करके आप लिख सकते हैं, वहां से फिर आप आंसर निकालेंगे। अब अगर वहां से आंसर निकालेंगे तो बताएं -ds2/dt का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ इसके। देखो ये सब बराबर है ना, ये चारों और ये पांचों, ये सब बराबर है। तो बताओ -ds2/dt का आंसर किसके बराबर है, इसके बराबर। कोई आपसे पूछे बताओ ये है क्या, -ds2/dt क्या चीज है, तो ये H2 के खत्म होने की नेट रफ्तार है। नेट रफ्तार वर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि रिएक्शन में H2 बन भी रहा है, खत्म भी हो रहा है, तो ये H2 के खत्म होने की नेट रफ्तार है पर एंटिटी। ये क्या है, ये I2 के खत्म होने की नेट रफ्तार है पर एंटिटी। ये क्या है, ये HI के बनने की नेट रफ्तार है, नेट बार बार यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, पर एंटिटी। तो बार बार आप नेट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें बन भी रही हैं और खत्म भी हो रही हैं। अब इसकी वैल्यू निकालने को पूछेगा तो इसके बराबर लिख सकते हैं, इसकी पूछेगा तो इसके बराबर लिख सकते हैं, इसकी पूछेगा तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो 3 बातें बताओ। -ds2/dt क्या लिखोगे भाई, इसके टर्म में पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, तो ये लिख देंगे KF H2I2 - KB HI²। -di2/dt की वैल्यू इसके बराबर, dhi/dt की वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर इसके बराबर है तो dhi/dt की वैल्यू क्या होगी, ये 2 इधर आ जाएगा, देखो ये 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ दोनों जगह 2 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये वैल्यूज है, देखो एक ये है, यही ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जाता है DHI/dt बताओ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। एक ऑप्शन आपको ये देगा, इसकी वैल्यू बताओ, एक ऑप्शन ये देगा, दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे 2 लगा देगा, तीसरे में यहाँ 2 लगा देगा, चौथे में दोनों जगह 2 लगा देगा। अब जनता कंफ्यूज है क्या चल रहा है मामला, समझ रहे हैं? तो ये सही जवाब है। ये सवाल आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस पे सवाल आएगा तो यही वाला सवाल आएगा। अब ध्यान दीजिए, इनको अगर आप मोल कॉन्सेप्ट से जोड़ के देखें, मैंने कहा था ना किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक्स को मोल से खोल के दिखा सकता हूं। ध्यान दीजिए, अगर इसका रेशियो चेक करें तो 1:1:2 चल रहा है कि इन तीनों के बीच में रेशियो, देखिए इसके और इसके बीच में रेशियो निकालो, ये दोनों सेम है 1:1, ये डबल है, तो 1:1:2 का रेशियो चल रहा है। काइनेटिक्स यही तो कहती है, देखिए जितनी देर में 1 मोल H2 जाएगा नेट में, उतनी देर में 1 मोल I2 जाएगा नेट में। नेट वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार। उतनी देर में 2 मोल HI बन जाएगा नेट में। यानी कि अगर तीनों को टाइम इंटरवल बराबर दिया जाए तो नेट में एक अगर इसका जाता है तो एक इसका जाएगा और नेट में इसके 2 बन जाएंगे। तो क्या रेशियो है इन तीनों के बीच में, इनके जाने और इसके बनने के बीच में क्या रेशियो? 1:1:2। और यही तो काइनेटिक्स में दिख रहा है, तेज रफ्तार के साथ ये खेल रहा है। फिर बताइए काइनेटिक्स इक्विलिब्रियम में कैसे बदल जाती है? तो इक्विलिब्रियम में ऐसे बदल जाती है कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो नेट रेट हो जाता है 0, R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड 0 है ना। R फॉरवर्ड R बैकवर्ड की बराबरी कर लेता है। तो अगर नेट रेट 0 हो जाएगा तो बताइए क्या क्या 0 हो जाएगा? ये 0, तो फिर ये भी 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 0। और अगर ये 0 हो गया तो फिर इसको 0 के बराबर लिखो, और जैसे लिखोगे तो RF RB के बराबर हो जाएगा। RF क्या था? KF H2 पावर 1 I2 पावर 1। RB कितना है? KB HI स्क्वायर। यहां से K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड आ जाएगा। ठीक है, और KF अपॉन KB जो होगा वो KC हो जाएगा। KC जो होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। यहां पे काइनेटिक्स खत्म होती है और यहीं से इक्विलिब्रियम शुरू होता है। तो शुरुआत का अंत भी हुआ है, देखिए यहां, और एक नए अंत की शुरुआत भी होगी। लेकिन खेल तब खत्म होगा जब अंत का अंत हो जाए, वो आखिरी चैप्टर में होगा। तब तक आपको धैर्य बनाए रखना होगा। एक और बात यहां पे ऐड करें, एक और बात यह है कि जब आप नेट रेट 0 लगा देते हैं तो बताएं नेट रेट होता क्या? DC/dt। देखो यही तो नेट रेट है, ये नेट रेट है। जब ये 0 होगा तो ये भी तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। इसको 0 के बराबर कर दो, इसको 0 के बराबर कर दो, इसको 0 के बराबर कर दो। जब इसको 0 के बराबर करोगे तो बताओ dH2/dt 0 हो जाएगा क्या? dI2/dt 0 हो जाएगा, dHI/dt 0 हो जाएगा। उससे क्या होगा? तो देखिए जब dH2 एक को समझ लेते हैं तो बाकी अपने आप समझ में आ जाएंगे। जब dH2/dt 0 होगा तो फिर dH2 0 हो जाएगा, क्योंकि dt तो 0 हो नहीं सकता। समय में परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते, समझ रहे हैं? डिफरेंशियल t 0 क्यों नहीं है? क्योंकि समय परिवर्तनशील है, इसीलिए वो पीछे भी लौट के नहीं आता। dt ना नेगेटिव होगा ना शून्य होगा, वो हमेशा पॉजिटिव है। तो टाइम चलता रहेगा, तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये शून्य बन जाएगा। अब ये शून्य बन गया तो बताएं dH2 0 का मतलब बताएं। H2 में होने वाला परिवर्तन 0 हो गया है, इसका मतलब H2 अब बदल ही नहीं रहा है। परिवर्तन 0 होने का मतलब कि अब वो बदल नहीं रहा, मतलब कांस्टेंट हो गया है। इसी प्रकार से I2 भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि dI2/dt भी 0 है।
इसी प्रकार से HI भी कांस्टेंट हो जाएगा, और जब सब कांस्टेंट हो जाएंगे तो ये कहा जाता है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के ग्राफ कांस्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आप ऐसा ग्राफ पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट ऐसे बढ़ता जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट घटता जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट क्यों हो जाते हैं ग्राफ इक्विलिब्रियम पे? ये हो जाता हूँ, समझ पा रहा है? एक आखिरी बात यहाँ पे ऐड करें, डेरिवेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, जिसपे कभी कदार एक दो सवाल आए हैं, तो उसको भी क्यों छोड़ा जाए। तेरह नंबर, derivation of Arrhenius equation. Arrhenius equation is based upon two theories. पहला KTG, kinetic theory of gases, और दूसरा कोलिजन थ्योरी। ठीक है, अब कैसे इससे काम बना है वो समझे जरा। तो आर्हेनियस ने जो बातें बोली वो दो थ्योरी से निकाल के बोली है। केटीजी से क्या निकाला उसने और कोलिजन थ्योरी से क्या निकाला? तो केटीजी पे आइए। केटीजी में कहा जाता है कि जो एक सैंपल है गैस का, उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल होंगे सबकी एनर्जी एक बराबर नहीं होती, किसी की ज्यादा है किसी की कम है। यही आर्हेनियस भी कहते थे कि प्रतिशत एक्टिवेशन कभी 100% नहीं हो सकता। इसीलिए केटीजी में कॉन्सेप्ट निकाला गया जिसको बोला गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो केटीजी में एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया गया एफ का मतलब था फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, क्योंकि सभी लोग एक्टिव नहीं है, एक बराबर एनर्जी नहीं है, तो कुछ लोग एक्टिव है, तो कुछ लोग एक्टिव है तो उनका फ्रैक्शन निकाला जाए। और केटीजी ने इसकी वैल्यू निकाली e⁻−EA/RT। तो ये फैक्टर निकालने वाला आर्हेनियस नहीं है, जो e⁻−EA/RT आपको नजर आता है वो निकालने वाला केटीजी है। ये फैक्टर केटीजी में निकाला गया था, आर्हेनियस ने इसको इस्तेमाल किया था। समझ रहे हैं? इसको आप समझे थोड़ा, ये कैसे केटीजी ने क्या सोचा होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा। इसको आप ऐसे लिख लें, F = 1/1 करके लिखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, e⁻+EA/RT, है ना। नीचे लाके लिखेंगे इसको तो क्या बनेगा, 1/e⁻+EA/RT। अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दूं या टेम्परेचर मान लो पहले बढ़ा ही देते हैं पहले, तो टेम्परेचर मान लो बढ़ा दिया तो क्या हो गया, T बढ़ गया तो ये पूरा फैक्टर घट गया, ये घट गया तो इसकी पावर घट गई, तो e⁻EA/RT भी घट गया, और ये घट गया तो ऊपर 1 लगा हुआ है, 1/this, नीचे वाली पार्टी घट गई है तो फिर फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पे फ्रैक्शन बढ़ता है ये एक्टिवेटेड लोगों का। क्या बात समझ पा रहे हैं? यही बात आपको तब भी समझाई गई थी जब कहा गया था कि ये एक ऐसे लोग हैं यहाँ कोटा में पढ़ रहे हैं, फिर अगर अच्छी पढ़ाई कराएंगे तो ज्यादा लोगों को बात समझ में आ जाएगी और नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। क्या यहाँ से बात समझ में आ रही है? इसी बात से प्रभावित है केटीजी। केटीजी कहती है जब आप टी को बढ़ाएंगे यहाँ पे तो फिर इसको जरा समझ लें, तो इसको ऐसे लिख लें। अब लिखने की जरूरत नहीं, मेरे क्या समझ लूंगा 1/e⁻, थोड़ी सी दिमाग में इस्तेमाल कर लिया करे सर, मेरा एक साथ या तो देख सकता हूँ या तो लिख सकता हूँ। तो देखो ऐसे लिख लो इसको, 1/e⁻+EA/RT। तो जो EA/RT में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने से ये पूरा फैक्टर घट जाएगा, तो इसकी पावर घट गई तो e⁻EA/RT भी घट जाएगा, नीचे है वो डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो ये केटीजी कहती है। आर्हेनियस इसको इस्तेमाल कर लेते थे। आर्हेनियस का कहना था कि इसको जब यूज किया जाए तो R = F लिख दिया, ये आर्हेनियस ने बताया था। उनका कहना था अगर ये F बढ़ेगा
तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा लोग थ्रेशोल्ड पे पहुंचेंगे, उतना ज्यादा लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जल्दी जल्दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये आर्हेनियस का कहना था। बगल में ये कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी ने एक टर्म दिया जिसका नाम था जेड। जेड का नाम था कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जब आप फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं तो एक समय के अंदर है ना, यूनिट टाइम के अंदर कितने बार कोलिजन कर रहे हैं वो देख लें। जितना ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। एक यूनिट वॉल्यूम में भी देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो गैस होती है, अगर आप उसको स्पेस कम और स्पेस ज्यादा देंगे और फिर कंपेयर करेंगे कौन ज्यादा टकरा रहा है, तो फिर तो फर्क पड़ ही जाएगा ना। तो आप दोनों को एक जैसा स्पेस दें। मतलब दो गैस के सैंपल हैं तो इसको भी यूनिट वॉल्यूम दें, इसको भी यूनिट वॉल्यूम दें, फिर देखेंगे एक सेकंड में कौन ज्यादा कोलिजन कर रहा है। जो ज्यादा कर रहा है उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो यहाँ दो बातें में पर लगाया जाता है, समझ पा रहे हैं? पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम। फिर जब ये सब बातें होंगी तो आर्हेनियस नीचे बैठे रहते थे यहाँ पे, तो बैठे बैठे उन्होंने समझा दिया कि भाई साहब मेरे को ऐसा लगता है। आर्हेनियस ने इसको इस्तेमाल किया फिर से और कहा कि मेरे अकॉर्डिंग आर प्रोपोर्शनल टू जेड। पूछा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इन्होंने कहा कि अगर जेड बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। जेड अगर बढ़ेगा तो बताइए कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी लोग टकराएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। फिर दोनों बातों को आर्हेनियस ने मिला दिया। फिर जब इन दोनों बातों को मिला दिया गया तो यहां से एक फाइनल आंसर निकला, आर प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू जेड। फिर कहा कि जो एफ है और जो जेड है ये दोनों कनेक्टेड किससे हैं? ये दोनों ही कनेक्टेड है एनर्जी फैक्टर से। देखिए ये भी एनर्जी फैक्टर है। क्यों? कितने लोग एक्टिव हैं, दीवार पे कितने चढ़ते हैं, एनर्जी से कनेक्टेड है। कितनी जल्दी जल्दी टकराते हैं, वो भी एनर्जी से कनेक्टेड है। इसमें कहीं ओरिएंटेशन का जिक्र ही नहीं है। तो आर्हेनियस ने अपना दिमाग लगाया और कहा कि एक और फैक्टर होना चाहिए। कोलिजन थ्योरी कहती है कि दो फैक्टर मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, एक एनर्जी और एक ओरिएंटेशन। एनर्जी का जिक्र तो यहाँ हो गया है इन दोनों फैक्टर में, लेकिन ओरिएंटेशन का जिक्र नहीं हुआ है। तो इन्होंने कोलिजन थ्योरी से प्रभावित होकर एक और काम किया और कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन को भी इसमें शामिल करिए, क्योंकि रेट सिर्फ एनर्जी से नहीं डिफाइन होगा। तो इन्होंने कहा कि तीन बातें होनी चाहिए। ये तो एनर्जी के फैक्टर हो गए, तीसरा एक और फैक्टर लाइए पी। अब तीन फैक्टर हो गए, पी इंटू जेड इंटू एफ। इसमें ध्यान दें, ये वाले जो दो फैक्टर आगे वाले हैं ये एनर्जी के फैक्टर हैं, और ये वाला जो फैक्टर ये ओरिएंटेशन का फैक्टर है। और एनर्जी और ओरिएंटेशन मिल करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रेट उस पर डिपेंड करेगा। फिर बात आगे निकल गई 15 नंबर पे ही। जब आर प्रोपोर्शनल टू पी इंटू जेड इंटू एफ आ गया, तो इन्होंने कहा कि पी इंटू जेड को एक साथ ले लिया जाए और पी इंटू जेड को एक नया नाम दिया। एक और बात सुन लें यहाँ पे, देखिए आर अगर इन तीन बातों पे डिपेंड करता है तो रेट लॉ आपने पढ़ा हुआ है। रेट लॉ, रेट लॉ क्या होता है? के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। अच्छा ये क्या कह रहा है? कितने 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 लोग एक्टिव हैं, ये क्या कह रहा है? कितनी जल्दी जल्दी टकराते हैं, ये क्या कह रहा है? उनमें से किसका ओरिएंटेशन सही है? ये तीनों बातें कंसंट्रेशन के अंदर तो नहीं है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है गिवन अमाउंट, कितने मोल लिए। तो कितने मोल लिए उसका इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है कितने लोग एक्टिव हैं, ये कहता है कितनी जल्दी जल्दी टकराते हैं, ये कहता है ओरिएंटेशन। तो ये तीनों टर्म रेट के अंदर तो हैं, लेकिन ये तीनों टर्म कंसंट्रेशन के अंदर नहीं है। तो फिर किसके अंदर है? रेट के अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो कहाँ है फिर? तो फिर जाहिर सी बात इसके अंदर है। तो आर्हेनियस ने कहा कि ये तीनों फैक्टर इसका मतलब के अंदर छुपे हुए हैं। तो के को नाम दिया गया पी इंटू जेड इंटू एफ। समझ पा रहे हैं? रेट के अंदर है, कंसंट्रेशन के अंदर नहीं है, तो किसके अंदर छिपे बैठे हैं? इसके अंदर नहीं है, तो कहाँ है फिर? तो के अंदर होंगे। तो के को नाम दिया गया पी इंटू जेड इंटू एफ। फिर पी इंटू जेड को एक नाम दिया गया ए। ए क्यों दिया? आर्हेनियस का इनिशियल ए था, मान लो बबलू हो तक बी दे देते। और इसके बाद एफ की वैल्यू उठा के पुट कर दी, कहां से? यहां से। और एफ की वैल्यू जैसे यहां पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ये फाइनल आंसर। यहां से आर्हेनियस आती है।
इसीलिए आरएनएस की जो बातें हैं वो सब केटीजी से कनेक्टेड हैं, कोलिजन थ्योरी से कनेक्टेड है। जो वो बोलते हैं वो ये भी बोलते हैं, क्योंकि वहीं से डिराइव्ड है। एक और सवाल जो यहाँ पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है ए की वैल्यू क्या है ना? पूछा जाएगा ए क्या है, तो आप कहेंगे ए है पी इंटू जेड। ये एक फेमस सवाल है, बार बार आता है कि ए कौन है, तो ए है पी इंटू जेड। ए का नाम आरएनएस पैरामीटर, लेकिन वो नाम देगा नहीं आपको सवाल में। एक और नाम मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और मैंने कहा था इसका नाम फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों पड़ा, उसका जवाब मैं आखिरी में दूंगा, मैंने कहा था। याद है कुछ? जब डेरिवेशन करेंगे तो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पी का नाम कौन है और जेड का नाम क्या है। तो जेड का नाम है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और पी का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसको एक और नाम देते हैं स्टेरिक फैक्टर। तो सवाल आपसे कैसे पूछा जाएगा, ओरिएंटेशन फैक्टर बोल रहे हैं या स्टेरिक फैक्टर बोल रहे हैं, बात एक ही है। पूछा कैसे जाएगा, कहेगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आंसर होगा स्टेरिक फैक्टर इनटू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे एक फाइनल बात आपसे पूछी जाएगी कि बताओ इसका नाम फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों पड़ा, तो आप कहेंगे क्योंकि वो अपने अंदर, वो जो फैक्टर है ए, वो अपने अंदर फ्रीक्वेंसी वाला टर्म कंटेन करता है, इसलिए उसका नाम फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। समझ पा रहे हैं? सारे सवालों का अंत हो चुका है, काइनेटिक्स यहाँ पे खत्म होती है। कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ये पढ़ें जो यहाँ पढ़ाया गया वही अंत है, इसको हटा दें। नेक्स्ट नंबर सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, लेक्चर नंबर 1। नमस्कार। तो मैं जब खत्म करता हूं तो वाकई वो खात्मा ही है, उसके आगे कोई शुरू नहीं कर सकता है, फिर कोई नहीं मतलब कोई नहीं। नमस्कार।